कहानी की शुरुआत होती है बॉब से, एक मास्टर स्नाइपर जो इस समय अफ्रीका में मौजूद है। उसके साथ है उसका साथी डॉनी और दोनों किसी खतरनाक मिशन पर हैं। थोड़ी देर की निगरानी के बाद बॉब की नज़र एक आतंकवादी की गाड़ी पर पड़ती है। बॉब ने बिना समय गवाए तुरंत निशाना साधा और आतंकवादी को ढेर कर दिया। लेकिन अभी वे लोग वहां से निकल भी नहीं पाए थे कि आतंकवादियों के एक ग्रुप ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। यहाँ बॉब ने अपना कमाल दिखाया। उसने कई आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन जल्दी ही स्थिति बिगड़ने लगी। दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर बम गिराने लगा। बॉब ने तुरंत CIA से मदद मांगी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच एक गोली डॉनी को लगी और उसकी जान चली गई। ये देख बॉब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने हेलीकॉप्टर पर कई गोलियां चलाई। पहले तो निशाना चूक गया, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद बॉब ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ये घटना बीत चुकी थी 3 साल पहले। अब बॉब आर्मी से रिटायर हो चुका है और जंगल में अपने कुत्ते के साथ आम जिंदगी जी रहा था। एक दिन आइजक जॉनसन, जो कि CIA का हेड है, बॉब से मिलने आता है। आइजक के पास खबर आई थी कि जल्द ही अमेरिका के प्रेसिडेंट पर हमला होने वाला है। वो चाहता था कि बॉब अपने एक्सपर्ट अंदाजे और अनुभव से इस अटैक को रोके। बॉब का काम था प्रेसिडेंट पर होने वाले हर प्लान का विश्लेषण करना और आइजक की टीम को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करना। पहले तो बॉब मना कर देता है, क्योंकि वह अब अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना नहीं चाहता। लेकिन जब आइजक ने उसे खतरे की गंभीरता समझाई तो बॉब भी इस मिशन के लिए तैयार हो गया। आइजक ने बॉब को पूरी जानकारी दी और अगले हफ्ते वॉशिंगटन DC आने के लिए कहा। एक हफ्ते बाद बॉब वॉशिंगटन पहुंचता है, जहां प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देने वाले हैं। कई दिनों की रिसर्च और निगरानी के बाद बॉब आइजक को बताता है कि हमला फिलाडेल्फिया में होने वाला है। आइजक धन्यवाद करता है और उसे प्रेसिडेंट की स्पीच वाले दिन भी वहां आने को कहता है, और फिर वह दिन आ ही जाता है। प्रेसिडेंट पूरे देश के सामने स्पीच देने वाले हैं। बॉब आइजक के साथ एक रूम में पहुंचता है, जहां से पूरे शहर का नजारा साफ दिखाई देता है। इसी दौरान बॉब की मुलाकात माइकल सोर से होती है, जो आइजक की टीम का हिस्सा है और प्रेसिडेंट की सुरक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही प्रेसिडेंट स्टेज पर चढ़े और स्पीच देने लगे, बॉब ने तुरंत चेतावनी दी। उसने कहा, यह प्रेसिडेंट पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका है। हमें उन्हें तुरंत स्टेज से नीचे उतारना होगा। लेकिन प्रेसिडेंट अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक रूम में मौजूद एक पुलिस वाले ने बॉब पर गोली चला दी, और वहीं दूसरी तरफ एक अनजान स्नाइपर ने प्रेसिडेंट को निशाना बनाया। ये देख बॉब तुरंत खिड़की तोड़कर बाहर भागा। जैसे ही बॉब कमरे से निकल गया, आइजक की टीम ने पूरी जगह साफ कर दी और एक टेबल पर बॉब की स्नाइपर राइफल और फिंगरप्रिंट छोड़ दिए। इसी बीच निक, जो कि एक FBI ऑफिसर था, बॉब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब ने बड़ी आसानी से उसे पछाड़ दिया और हथकड़ी लगाकर ले जाने लगा। जाने से पहले उसने निक से कहा, मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है, मुझे फंसाया जा रहा है। इसके बाद बॉब निक की गाड़ी में बैठा और शहर से भागने लगा, लेकिन भागते ही FBI की एक टीम ने उसे पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस से बचने के लिए बॉब ने अपनी गाड़ी एक कार वॉश में घुसा दी और फटाफट अपने घाव की मरहम पट्टी की। थोड़ी देर बाद जैसे ही वह सड़क पर निकला, पुलिस की टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। चूंकि बॉब के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने गाड़ी को रिवर्स में डालकर सीधा नदी में कूद गया। FBI ने नदी की पूरी तलाशी ली, लेकिन बॉब का कोई पता नहीं चला, क्योंकि बॉब पहले ही नाव पर लटक कर वहां से भाग चुका था। कुछ देर बाद बॉब किनारे पर पहुंचा और एक ट्रक चुराकर वहां से गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ देश के सभी न्यूज चैनल्स पर बॉब की फोटो दिखनी शुरू हो गई। उन्हें प्रेसिडेंट का कातिल बताकर पूरी जनता में डर और भ्रम फैला दिया गया। इसके बाद कहानी कट होती है FBI हेडक्वार्टर्स पर। यहाँ निक का बॉस उस पर बुरी तरह गुस्सा होता है, क्योंकि बॉब उसे चकमा देकर भाग निकला था। निक ने अपने सीनियर को बताया कि भागते वक्त बॉब ने साफ साफ कहा था, मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है, मुझे फंसाया गया है। लेकिन उसके सीनियर ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि गुस्से में आकर निक का डिमोशन करके उसे FBI कॉल सेंटर में बैठा दिया। अब रात होते ही बॉब एक सुपरमार्केट में पहुंचा। अंदर जाने से पहले उसने दुकान की बिजली काट दी, फिर वहां मौजूद एक लेडी से सामान खरीदा और सीधे दुकान के टॉयलेट में जाकर अपने घाव की पट्टी करने लगा। लेकिन उस लेडी को बॉब पर शक हो गया और उसने तुरंत FBI को कॉल किया। यह कॉल सीधा निक के पास पहुंचा। लेडी ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बॉब उसकी दुकान में आया था। निक ने तुरंत अपने सीनियर को यह जानकारी दी, लेकिन उसकी पुरानी गलतियों के चलते सीनियर ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर भी निक ने हार नहीं मानी। पूरी रात उसने सिर्फ इसी केस पर काम किया और बॉब की सारी जानकारी खंगाल डाली। अगली सुबह निक की एक महिला सहकर्मी ऑफिस में आती है। वह निक को केस पर मेहनत करते देख बताती है, कल रात जिस पुलिस वाले ने बॉब को गोली मारी थी, किसी ने उसका मर्डर कर दिया। ये सुनते ही निक को यकीन हो जाता है कि बॉब सचमुच बेगुनाह है और कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है।
वहीं दूसरी तरफ बॉब एक घर में पहुंचता है। ये घर था डॉनी की पत्नी सारा का। सारा पहली बार बॉब से मिल रही थी, लेकिन वह उसे पहले से जानती थी। हालांकि सारा ने टीवी पर बॉब को कातिल के रूप में देखा था, इसीलिए शुरुआत में उसने मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बॉब ने उसे सच्चाई बताई कि वह निर्दोष है, तो सारा ने उसे घर के अंदर आने दिया। बातचीत के दौरान सारा ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि प्रेसिडेंट पूरी तरह सुरक्षित है। असल में उस दिन गोली प्रेसिडेंट को नहीं, बल्कि वहां मौजूद एक विदेशी पॉलिटिशियन को लगी थी। इधर निक भी अपनी जांच जारी रखता है। वह क्राइम सीन के आसपास की इमारतों की जांच करता है और आखिरकार एक ऐसी बिल्डिंग में पहुंचता है जहां उसे स्नाइपर ट्राइपॉड के निशान मिलते हैं, और यह बिल्डिंग क्राइम सीन से महज 500 मीटर दूर थी। अब निक को यह बात खटकने लगी कि आखिर बॉब जैसा शार्प शूटर जो मीलों दूर से टारगेट को आसानी से गिरा देता है, वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी से कैसे चूक सकता है। और अगर उसका निशाना राष्ट्रपति था, तो फिर गोली पास खड़े उस दूसरे पॉलिटिशियन को क्यों लगी। ये सवाल निक के दिमाग में घूम ही रहे थे कि दूसरी ओर हम सारा को देखते हैं, जो एक नर्स है और फिलहाल बॉब के जख्मों का इलाज कर रही थी। कुछ देर बाद बॉब को होश आता है। सारा उसे बताती है कि उसके डॉगी तक को मार दिया गया है और ये सब सरकार के लोगों का काम है। ये सुनकर बॉब के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलकते हैं। उसी पल वह कसम खा लेता है कि अपने ऊपर लगे इस झूठे इल्जाम को मिटाकर रहेगा। लेकिन इस लड़ाई में उसके साथ सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हो सकता है, निक। यहीं बॉब एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक सारा एक कैफे में जाती है और वहां निक से मिलती है। सारा उसे पूरी सच्चाई बताती है और साथ ही आइजक की गाड़ी का नंबर भी देती है, ताकि निक उसकी जांच कर सके और साथ ही आइजक के दिल में भी डर पैदा हो। निक तुरंत उस गाड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे ही आइजक को पता चलता है कि FBI का वही ऑफिसर जिसकी गाड़ी से बॉब भागा था, अब उसकी गाड़ी को ट्रैक कर रहा है, वो फौरन अपने गुर्गों को भेज देता है। आइजक के लोग निक को किडनैप कर लेते हैं और उसे बुरी तरह से पीटते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, निक को बोलने पर मजबूर करना, ताकि वो सच उगल दे। लेकिन चाहे जितनी भी मार पड़े, निक एक शब्द तक नहीं बोलता। जब गुर्गों को लगता है कि अब निक से कुछ नहीं निकलने वाला, तो वो उसे मारने का फैसला करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खत्म कर पाते, दूर बैठा बॉब अपने स्नाइपर स्किल्स से सबको एक एक करके ढेर कर देता है। अब निक और बॉब आमने सामने होते हैं। निक कहता है, मुझे पता है तुम निर्दोष हो बॉब, तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो ताकि कानून तुम्हें न्याय दिला सके। लेकिन बॉब साफ मना कर देता है। उसका कहना है, अगर मैंने आइजक को नहीं रोका तो कल वो किसी और की जिंदगी बर्बाद करेगा। निक बॉब की आंखों में वो सच्चाई और जज्बा देखता है और आखिरकार उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आइजक और उसकी टीम को ये राज पता चल चुका था कि बॉब हर साल सारा नाम की एक लड़की को फूल भेजता है। इस सुराग को पकड़ते ही आइजक ने अपने आदमियों को सारा को अगवा करने का हुक्म दे दिया। इधर बॉब हथियारों के एक पुराने एक्सपर्ट से मिलने पहुंचा। वहां उसने एक हैरान कर देने वाला सवाल पूछा, क्या ये मुमकिन है कि गोली किसी और बंदूक से चले, लेकिन सबको ऐसा लगे जैसे वो दूसरी बंदूक से चलाई गई है। उस एक्सपर्ट ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ, इसे पेपर पैचिंग टेक्निक कहते हैं। असल में फायर कहीं और से होता है, लेकिन सबूत किसी और के सिर पर जा गिरते हैं। यहीं उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई, बॉब, तुम्हारे अलावा इतना सटीक निशाना सिर्फ एक आदमी लगा सकता है, और वो है मिखा। नाम सुनते ही बॉब के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि मिखा कोई और नहीं बल्कि माइकल सॉयर था, जो कभी आइजक की टीम में उसका ही साथी रह चुका था। इधर निक ने अपने ऑफिस को कॉल करके माइकल का पता निकलवाया और पता चला कि वो इस समय वर्जीनिया में छिपा हुआ है। उधर रात को आइजक के 2 गुर्गे सारा के घर घुस गए। सारा ने हिम्मत दिखाते हुए उनमें से एक को तो मार गिराया, लेकिन बदकिस्मती से दूसरा उसे काबू में कर लेता है। इसी बीच आइजक को यह भी अंदाजा हो गया कि बॉब अब तक सच तक पहुंच चुका है और बहुत जल्द माइकल को ढूंढने निकलेगा। इसलिए उसने एक चाल चली, जब बॉब और निक वर्जीनिया आएंगे, हम उन पर घात लगाकर हमला करेंगे और हमेशा के लिए उनका खेल खत्म कर देंगे। योजना के मुताबिक बॉब और निक वर्जीनिया पहुंचे। एक सुपरमार्केट से उन्होंने बम बनाने का सामान खरीदा। बॉब जानता था कि दुश्मन पलटवार जरूर करेगा, इसलिए उसने निक को बेसिक स्नाइपिंग की ट्रेनिंग भी दे दी, ताकि वक्त आने पर वो उसका साथ दे सके। अगले ही दिन बॉब माइकल के फार्म हाउस पहुंचा। दूर बैठा निक लगातार रेडियो पर गार्ड्स की लोकेशन बताता रहा। बॉब ने एक एक करके सभी गार्ड्स को खत्म किया और फार्म हाउस में दाखिल होने से पहले झाड़ियों में दर्जनों बम भी फिट कर दिए। अब बारी थी आमने सामने की। अंदर पहुंचते ही माइकल पहले से तैयार खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, असल में उस दिन का असली निशाना प्रेसिडेंट नहीं था, बल्कि वो विदेशी नेता था जो पूरी दुनिया के सामने उस गांव की सच्चाई उजागर करने वाला था। वही गांव जिसे आइजक और उसकी टीम ने 3 साल पहले एक ऑयल कंपनी के कहने पर मौत के घाट उतार दिया था।
दरअसल हुआ ये कि अफ्रीका के एक छोटे से गांव की जमीन पर तेल की पाइपलाइन बिछाई जानी थी। कंपनी को काम चाहिए था और इसके लिए गांव को खाली कराना जरूरी था, लेकिन गांव वालों ने अपनी जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद आइजक और उसकी टीम ने गांव के हर मासूम इंसान को मौत के हवाले कर दिया। यहीं पर बॉब की आंखें खुल गईं। उसे याद आया कि 3 साल पहले जब वो और डॉनी अफ्रीका गए थे, तब अमेरिकी सेना ने अचानक उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था। उस समय उसे समझ नहीं आया था कि उसके अपने ही लोग उसे क्यों मरने के लिए छोड़ गए, लेकिन अब सब साफ हो गया। असल में इस साजिश में सिर्फ आइजक ही नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। ये राज सामने लाने के बाद माइकल ने खुद को गोली मार ली और उसी वक्त आइजक के लोग फार्म हाउस पर टूट पड़े। लेकिन बॉब और निक पहले से तैयार थे। निक ने दूर बैठकर बाहर लगाए गए बमों को एक एक कर एक्टिवेट किया और बॉब ने अंदर से दुश्मनों का सफाया शुरू कर दिया। जब सारे गार्ड्स ढेर हो गए तो बॉब फार्म हाउस से बाहर आया। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर एक ऑयल टैंकर के ऊपर आया, बॉब ने अपनी गोली से टैंकर को उड़ा दिया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पूरा हेलीकॉप्टर जलकर राख हो गया। अब आइजक और उसके साथियों की बेचैनी बढ़ चुकी थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि बॉब सीधे उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर निक ने एक चाल चली। उसने FBI को कॉल करके कहा कि उसने बॉब को पकड़ लिया है। असल में ये बस एक झूठा नाटक था ताकि ये खबर आइजक तक पहुंच सके और वो सीधे निक से संपर्क करे, और हुआ भी वैसा ही। कुछ ही मिनटों में आइजक ने निक को फोन कर दिया। अब बॉब ने आइजक से सीधा सौदा किया। उसने कहा, अगर तुमने सारा को सुरक्षित छोड़ दिया तो मैं वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगा जिसमें माइकल ने खुद कबूल किया है कि तुम लोगों ने एक तेल कंपनी के इशारे पर पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था। आइजक अब फंस चुका था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो बॉब की डील मानने पर मजबूर हो गया। तय हुआ कि अगली सुबह दोनों एक बर्फीले पहाड़ पर मिलेंगे। अगले दिन आइजक अपने गुर्गों और सारा को साथ लेकर उस जगह पहुंचा। ठंडी हवा में बर्फ गिर रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी दूर से एक शख्स उनकी तरफ आता दिखा। आइजक ने अपने स्नाइपर को इशारा किया और अगले ही पल गोली चल गई। वो आदमी बर्फ पर गिर पड़ा। आइजक मुस्कुराया। उसे लगा उसने बॉब का काम तमाम कर दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो आदमी बॉब नहीं बल्कि निक था। निक ने अपनी जैकेट के अंदर बुलेट प्रूफ प्लेट छुपा रखी थी। जैसे ही गोली निक पर लगी, बॉब को तुरंत स्नाइपर की सही लोकेशन का अंदाजा लग गया और एक ही शॉट में उसने दुश्मन स्नाइपर का सिर उड़ा दिया। इसी बीच उसने उस आदमी को भी गोली मार दी जो सारा को पकड़कर खड़ा था। इधर दूसरी तरफ FBI चीफ को एक लेटर मिला। ये लेटर निक ने पहले ही भेज दिया था, जिसमें पूरी साजिश और मिशन का सच लिखा था। लेटर पढ़ते ही FBI की टीम भी तेजी से उस पहाड़ की तरफ रवाना हो गई। अब बॉब खुले मैदान में सामने आया। निक ने मौके का फायदा उठाकर आइजक और उसके आदमियों से हथियार छीन लिए, लेकिन तभी सारा ने अचानक बंदूक उठाई और उस आदमी को गोलियों से भून डाला जिसने उसे किडनैप करके बहुत टॉर्चर किया था। बॉब ने उसे शांत कराया और फिर सीधा आइजक और उसके साथी मैकम की तरफ बढ़ा। यहाँ मैकम ने बॉब का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सोचते हो उस रिकॉर्डिंग से हमें पकड़ लोगे? ये भूल जाओ बॉब, क्योंकि इस खेल में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सरकार के बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं और सिस्टम हमेशा हमारे साथ है। ये सुनकर बॉब की आंखों में गुस्से की आग और भी भड़क गई। अब वो समझ चुका था कि लड़ाई सिर्फ आइजक से नहीं बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम से है। कोर्ट का दिन आ ही गया। बॉब और आइजक दोनों को वहां पेश किया गया। पूरा हॉल लोगों से भरा था और सबकी निगाहें बॉब पर टिकी हुई थीं। बॉब ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वही स्नाइपर राइफल मंगवाई जो क्राइम सीन पर मिली थी। सब हैरान रह गए जब उसने जज को बताया कि उस दिन घर से निकलने से पहले ही उसने अपनी गन की फायरिंग पिन्स निकाल दी थीं, यानी उस बंदूक से गोली चलना नामुमकिन था। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं था, इसलिए बॉब ने वहीं सबके सामने निक पर बंदूक तान दी और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन जैसे ही उम्मीद थी, गोली चली ही नहीं। अब सच्चाई सबके सामने थी। कोर्ट ने बॉब को बेगुनाह करार दे दिया, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। आइजक और मैकम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि उनका असली सबूत, वो रिकॉर्डिंग, बॉब पहले ही जला चुका था। इधर उसी रात आइजक और मैकम अपने फार्म हाउस में जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा था कि वो जीत गए, लेकिन अचानक वहां बॉब आ पहुंचा। बॉब ने गुस्से में उनके एक एक आदमी को खत्म कर दिया। जैसे ही आइजक भागने की कोशिश करता है, बॉब ने उसके सीने में सीधा गोली दाग दी। फिर अंदर जाकर उसने मैकम को भी मौत के घाट उतार दिया। घर से निकलते वक्त बॉब ने गैस पाइपलाइन में आग लगा दी। धमाके के साथ पूरा फार्म हाउस जलकर राख हो गया और इसके साथ मिट गए उन सबूतों के निशान भी। आखिरकार बॉब ने अपना बदला पूरा किया।
उस अफ्रीकी गांव के निर्दोष लोगों को इंसाफ मिल गया। बाहर फार्म हाउस के गेट पर सारा उसका इंतजार कर रही थी। बॉब उसके पास आया और इसी के साथ दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। और इसी के साथ दोस्तों, इस मूवी का अंत यहीं पर होता है।